गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, अब तक हमने क्षितिज के पाठ पढ़े थे। इसके अलावा हमने व्याकरण का भी मोस्टली कंप्लीट सिलेबस कर लिया है। आज हम दोबारा से कृतिका पढ़ेंगे। ठीक है, कृतिका का चैप्टर माटी वाली पढ़ेंगे। तो बच्चों, पाठ पढ़ाने से पहले इसके बारे में हम जानेंगे अब कि इस पाठ में क्या बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है। तो आइए अब मैं इसकी समरी आपको बताती हूँ। तो माटी वाली, जैसा कि नाम से, क्योंकि जो भी टाइटल दिया जाता है, जो भी शीर्षक दिया जाता है, वो किसी घटना पर आधारित होता है, व्यक्ति विशेष पर आधारित होता है या वर्तमान परिस्थितियों पर आधारित होता है। तो ये पाठ भी उसी प्रक्रिया में चलते हुए एक व्यक्ति विशेष के ऊपर आधारित है। माटी वाली, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, एक टेरी गांव में एक स्त्री होती है जो गरीब मजदूर होती है। पूरे गांव में वो अकेली एक मिट्टी देने का काम करती है। घर घर में वो एक कनस्तर लेती है जिसमें मिट्टी भरती है माटा खान से लाकर, और हर एक घर में वो मिट्टी को देती रहती है। इस कहानी में विस्थापन की समस्या को बहुत ही सुंदर ढंग से दर्शाया गया है। अब आपके आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि विस्थापन की समस्या होती क्या है। ये आगे आपका क्वेश्चन भी आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि विस्थापन कहते हैं दोबारा स्थापना करना। आपने देखा होगा कि आपके शहर में भी मेट्रो लाइन या जो भी निकल रही है, रैपिड लाइन, तो उसमें क्या है, जो रास्ते में आई, शॉप आई, किसी का घर आया, तो ऐसा तो नहीं है कि उसको फलांग कर वो रेलवे ट्रैक दूसरी जगह से जाए, नहीं जाएगा। तो जो रास्ते में आएगा उनको वो तोड़ते हुए, तो उनके लिए वो क्या करती है गवर्नमेंट, कि उनको जो हर्जाना है उनका, वो गवर्नमेंट रेट से उनको दे देती है। जो गवर्नमेंट रेट से हो रहा है, हालांकि अब जिसकी जिसकी शॉप बरसों से चल रही है, अच्छी खासी वहाँ सेल होती है, अचानक उसको अगर तोड़ के हम दूसरी जगह लाएंगे तो हमें दोबारा से अपने आप को स्टैंड करना पड़ेगा। तो ये समस्या लोगों के मन में लोगों के लिए को झेलनी पड़ती है। तो इसी समस्या का बड़ा ही सुंदर वर्णन करा है कि इस विस्थापन की समस्या से क्या होता है। जो रईस लोग होते हैं वो तो उसको पार कर जाते हैं, लेकिन जो गरीब और मजदूर लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा कष्ट पाते हैं। उन्हें बहुत दुख होता है, वो दोबारा से स्टैंड करने में उन्हें बहुत समय लगता है। तो ऐसी समस्या का वर्णन इस माटी वाली चैप्टर में किया है। माटी वाली एक टेहरी गांव में मिट्टी देने का काम करती है। वह घर घर में माटा खान से मिट्टी लाती है और वो मिट्टी कनस्तर में भरती है और हर एक घर में देती है। क्योंकि उस गांव में आपने देखा होगा, गांव में लीपने के लिए चूल्हा बनाने, क्योंकि ये घटना पुराने समय की है, आजकल तो गैस भी है, लेकिन उस समय लेखक ने कहा है तो उस समय लोगों के घर में चूल्हे जलाए जाते थे, अंगीठियां जलाई जाती थी। तो उस समय का वर्णन है। तो उन सबको लीपने के लिए, उन सब पर के लिए मिट्टी की जरूरत होती थी, और मिट्टी वो कौन लाती थी, एक इकलौती वो ही माटी वाली लेके आती थी। वो एक बहुत ही गरीब महिला थी। सारे बहुत समय से वो उस गांव में, टेहरी गांव में मिट्टी देती थी। इसके कारण सारे लोग उसको क्या करते थे, जानते थे। पूरा गांव उसको माटी वाली के नाम से जानता था। एक दिन क्या होता है कि वो किसी के घर टेहरी गांव में मिट्टी देने जाती है। मिट्टी देने जाती है तो उसके बदले में क्या करते थे लोग बाग, उसको रोटियां भी दे देते थे। देखा है कि मजदूर जान पहचान के होते हैं, मजदूर उनको दे देते हैं, कोई चाय बना के दे देता था। तो उसके परिवार में जो बूढ़ी औरत थी, माटी वाली, तो उसके घर में एक बूढ़ा, एक अपाहिज पति था जो वो कुछ काम नहीं कर सकता था। माटी वाली ही जो पैसे ले जाती थी उससे अपना घर चलाती थी, और उसे जो रोटियां मिल जाती थी या चाय मिल जाती थी, सब्जी मिल जाती थी, उसको भी आधा वो खुद खाती थी, आधी वो बचा के कभी कभी वो घर भी ले जाती थी। इस तरीके से उसका परिवार का भरण पोषण चल रहा था।
एक दिन वो जाती है किसी के यहाँ, तो उसे चाय और रोटियां मिलती है। उसमें से वो 2 रोटियों में से एक रोटी खुद खाती, क्योंकि लगता है ना कि चलो अब घर जाके क्या बनाऊंगी, इसी में से रख दूं। तो वो एक रोटी उसने खुद खाई और एक रोटी उसने क्या करी, अपने अपाहिज पति के लिए ले गई। तो इस तरीके से वो ले जाती थी, वो रोटियां वो अपने साथ ले जाती थी। तो अचानक एक दिन क्या होता है कि वो उसे कई जगह से घर में उसे मिट्टी से उसे कई रोटियां मिल जाती हैं। तो उस दिन वो सोचती है कि आज मेरे पास बहुत सारे पैसे भी आ गए हैं और रोटियां भी रखी हैं। आज मैं रोटियां तो नहीं बनाऊंगी, लेकिन प्याज खरीद के ले जाऊंगी और प्याज कूट कर मैं आप उसकी सब्जी बनाऊंगी। क्योंकि रोजाना तो कभी देखा होगा, गरीब लोग होते हैं रूखी रोटी खा लेते हैं, चाय मिल रही होती है तो चाय से खा लेते हैं, अचार से खा लेते हैं, चटनी से खा लेते हैं। उस दिन उसने सोचा कि मैं प्याज ले जाऊंगी और प्याज की सब्जी बनाकर अपने बूढ़े पति को उससे खाना दूंगी। जैसे ही वो घर पहुंचती है तो वो आवाज लगाती है, और क्योंकि उसका पति भी उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है, उसे भी भूख लग रही होती है कि अब खाना देगी। लेकिन उस दिन वो आवाज नहीं देता है, आवाज नहीं देता है। तो वो अंदर जाती है, अंदर जाती है, तो वो उसे हिलाकर देखती है तो वो उसका जो पति है वो मर चुका था। अब समस्या यहाँ से स्टार्ट होती है। उस समय क्या होता है, टेरी गांव में एक बांध का निर्माण हो रहा होता है। बांध निर्माण में क्या होता है, उसका जो माटा खान जहाँ से वो मिट्टी लाती थी, वो उसको उसमें बांध बनाया जाता है, इसलिए वो गवर्नमेंट ले लेती है। उसको उसको ये बात बड़ी महसूस होती है। वो वहां पर पुनर्वास अधिकारियों के पास जाती है, कहती है ये माटा खान से तो मेरी रोजी रोटी है, मैं यहाँ से मिट्टी लाती हूँ और इसी से मैं अपना घर चलाती हूँ। तो जो पुनर्वास, क्योंकि जैसा कि कहते हैं ना कि आधार कार्ड लाइए, अपना पहचान पत्र लाइए, तो उससे भी यही कहा जाता है कि आप ये अपने इस माटा खान के कागज लेके आइए, तब पता चलेगा कि ये आपका है। वो कहती कि मैं मेरा तो जन्म यहीं पे हुआ है, मैं यहीं से इतने सालों से मेरे पास इसके कोई कागज वागज नहीं है। और मैं इस तरीके से ये घर का काम, खाना पीना मेरा इसी से चलता है। लेकिन जो अधिकारी जो होते हैं वो उसकी कोई बात नहीं सुनते हैं। अब उसका जो पति मर गया था, उसके लिए उसे जलाने के लिए, क्योंकि वहां पर जो माटा खान है वहीं पर दाह संस्कार किया जाता था, और उसे वहां लेके जाती है। तो वहां पर चारों तरफ पानी पानी होता है। तब लेखक उसके शब्दों में कहलाता है कि माटी वाली के पास उसे अपने पति को जलाने के लिए भी जगह नहीं है। इस तरीके से बड़ी जो कहानी का अंत है, बड़ा ही मर्मस्पर्शी है, लोगों को बड़ा कष्ट पहुंचाने वाला है कि किस तरीके से एक मिट्टी वाली मजदूर का दिल टूट जाता है कि उसे अपने पति की दाह संस्कार करने के लिए भी स्थान नहीं मिलता। तो आइए बच्चों, अब तक हमने इस कहानी को पढ़ा, अब इसके पाठ को हम विस्तार से पढ़ेंगे। शहर के सेमल पर तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। मिट्टी से भरा कंटर क्या उतारा, यानी माटी वाली ने क्या करा, एक सैमल का तप्पड़ मोहल्ला है, जैसे मोहल्ले के नाम होते हैं, उसके घर की जो आखिरी घर था उसमें वो गई और अपनी सिर पर जो रखा हुआ जो बोझ था, उसके सिर पर जो कनस्तर रखा हुआ था मिट्टी का, उसे नीचे उतारा। माटी वाली, टेरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह ना जानती हो, या जहां उसे ना जानते हो। घर के कुल निवासी बरसों से वहां रहते आ रहे, किराएदार उनके बच्चे तक। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली ही है, क्योंकि उस शहर में, उस मोहल्ले में ऐसा कोई भी घर, कोई भी किराएदार, कोई भी मकान मालिक नहीं था जो उस माटी वाली को ना जानता हो, क्योंकि वो पूरे टेरी शहर में अकेली मिट्टी देने का काम करती थी। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं, प्रतिद्वंदी कहते हैं, उसका विरोधी कोई नहीं था। उसके बगैर तो लगता है कि टिहरी शहर के एक घरों में चूल्हा जलाना तक मुश्किल हो जाएगा। वह ना रहे तो लोगों के सामने रसोई रसो
रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या। घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौके को लीपने के अलावा साल दो साल में मकान के कमरों दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की जरूरत पड़ती रहती है। शहर के अंदर कहीं माटाकान है ही नहीं, यानी कि कुछ टाइम में चूल्हे चौके को लीपने के लिए और घर और मकान को लीपने के लिए मिट्टी की जरूरत पड़ती थी, और अकेली वो ही थी जो मिट्टी देने का काम करती थी। और इसके अलावा शहर में एक माटाखान के अलावा कोई दूसरा मिट्टी लाने का की जगह नहीं होती। भागीरथी और भीलांगना दो नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उसके चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटेगत की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। हरिजन जो महिला थी वो घर घर मिट्टी का काम देने का काम करती थी। शहर वासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते थे। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर टिका रहता है। यानी मिट्टी वाली क्या करती थी, एक कनस्तर को एक पुराने कपड़े का वो गोल गोल बनाकर सिर पर रख लेते हैं ना, ताकि परेशानी ना हो, तो उसको रखने के बाद वो कनस्तर को अपने सिर पर रख लेती थी। आपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काटकर निकाल निकाल फेंक दी। ढक्कन के ना रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना, अभी आती हूँ। एक छोटी बच्ची तभी घर से निकलती है और वो कहती है कि मेरे घर में भी मेरी माँ मिट्टी डलवाने के लिए बोल रही है। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन में एक और उड़ेल देने को कह दिया। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर। भगवान आए खाते वक्त कहते हैं। वो जो घर की मालकिन थी बड़ी ही दयावान थी, उसने कहा अरे तू बड़े समय से आई है कि मेरी चाय बन रही है और तू आई है, ऐसा लगता है कि भगवान ही मेरे घर पर आए। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंप कर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। उसने 2 रोटियां उस माटी वाली के हाथ में दी। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज्यादा सोचने का वक्त ही नहीं था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके में कि क्यों नहीं था उसके बाद अच्छे और बुरे भाग्य के बारे में सोचे, क्योंकि वो सुबह से लेके शाम तक सारा दिन काम करती थी और शाम को अपने घर जाके रोटी बनाती थी और फिर तक इतना जाती थी कि जाते ही वो सो जाती थी। तो उसके बाद और आदमी सोचता कब है, जब उसके पास समय होता है। तो इसलिए माटी वाली के पास अच्छा और बुरा कुछ भी सोचने के लिए समय ही नहीं था। उसके पास काम इतना अधिक था कि उस काम में ही वह अपने आप को इतना व्यस्त रखती थी कि वो अपने बारे में सोचने का उसके पास कोई वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी। उसे कोई नहीं देख रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में और खोला और उसे सीधा कर दिया। वह फिर गहरा खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। उसने देखा देखा होता है ना कि कोई देख तो नहीं रहा, उसने फटाफट वो चादर जो लपेट कर रखती थी उसको खोला और उसमें उसे अपनी चादर के रूप में उसे परिवर्तित कर दिया। फिर उसने क्या किया, मालकिन के बाहर आंगन से निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में से तमी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उस कपड़े में लपेटकर गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह यूं चलाकर खाने को दिखावा करने लगी
मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी और वो ऐसा एहसास करने लगी कि जैसे वो रोटी खा रही है, क्योंकि उसने एक रोटी तो छिपा के रख दी और फिर पता चलता है कि एक रोटी कहाँ चली गई, तो इसलिए वो उसकी रोटी खाने की एक्टिंग करने लगी। उसने एक गिलास गुड़िया के साथ जमीन पर रख दिया। ले, सद्दावासी सा कुछ है नहीं अभी, इसी चाय के साथ निकल जा। उसने कहा कि मेरे पास सब्जी तो कुछ है नहीं और इस चाय के साथ इस रोटी को खा ले। माटी वाली ने खुले कपड़े में एक छोर से पूरी गोलाई गोलाई में पकड़कर पीतल का गरम गिलास हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू शुरू में उसके अंदर रखी गरम चाय को ठंडा करने के लिए सूसू करके उस पर लंबी लंबी फूंके मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी। इस तरीके से उसने क्या करा, कपड़े को लिया और कपड़े का गिलास गर्म था पीतल का, उसको उस कपड़े की सहायता से पकड़कर और वो खुद चाय पीने लगी। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी, भूख तो अपने में एक साग होती है। गुड़िया, भूख मीठी की भोजन मीठा, ये भी आपके में एक क्वेश्चन है कि भूख मीठी की भोजन मीठा। इस पर मुझे एक कहानी याद आती है बच्चों, कि कहते हैं कि जब कि जो खाना होता है वो स्वादिष्ट नहीं होता बल्कि भूख स्वादिष्ट होती है। अगर आपका भरा हुआ पेट हो, आपके पेट में बिल्कुल गुंजाइश नहीं है और आपको अच्छा भोजन दिया जाए तो वो भी उसे स्वादिष्ट नहीं लगेगा। वहीं आपको बहुत तेज भूख लग रही है और अचानक उसको आपको क्या कर दिया जाए, आपको अगर खराब खाना भी दे दिया जाए तो वो भी उसे आपको अच्छा लगेगा। ये कहानी मुझे याद आई कि एक बार एक गुरुजी बैठे थे, तो गुरुजी ने कहा से वो शिष्य बोला कि गुरुजी मुझे आज जलेबी खाने का मन कर रहा है। तो गुरुजी बोले कि ठीक है, मैं अभी जलेबी बना देता हूँ। गुरुजी ने ये बोला, शिष्य को बड़ा आश्चर्य हुआ कि कैसे कैसे जलेबी, रोटियों की जलेबी बन जाएगी। उसने कहा कि ठीक है, आप जलेबी बना दो। वो शिष्य बाहर बैठ गया, गुरुजी अंदर बैठ गए। बहुत देर हो गई, 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, शिष्य को अब भूख लगना शुरू हो गई। उसने कहा गुरुजी जलेबी बनी? कह रहे बस थोड़ी देर है। उसने कहा कि गुरुजी आप जलेबी बनी? कह रहे कि नहीं नहीं बस बेटा आप थोड़ी सी देर और है। ऐसे कहते कहते उसे बहुत टाइम बीत गया, बहुत टाइम। अब शिष्य को इतनी तेज भूख लगी कि वो दौड़ा दौड़ा गया और उसने वो रोटियां ऐसे ही खा ली और गुरुजी से बोला कि मुझे तो इसी में वो जलेबी का स्वाद आ रहा है। तब गुरुजी ने कहा कि बेटा अब लग रहा है कि जलेबी बन गई। तो यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जब बहुत तेज भूख लगती है तो अगर कोई खराब वस्तु होती है वो भी स्वादिष्ट लगने लगती है। ऐसे ही बुढ़िया से वो बोली कि भूख मीठी, जो मालकिन थी उसने कहा कि भूख मीठी होती है ना कि भोजन मीठा होता है। भोजन का में कोई स्वाद नहीं होता अगर भूख अच्छी ना हो। तो इसलिए उसने कहा कि भूख मीठी कि भोजन मीठा। तो आओ बच्चों, आज मैं आपको यही टेस्ट, तो बच्चों बेटा मैं आपको आज यहीं तक पढ़ाऊंगी, इसके बाद नेक्स्ट अगले टर्न में पढ़ाऊंगी। तो यानी कहने का तात्पर्य अभी तक हमने ये कहानी पढ़ी कि वो अभी तक हमारी ये ही बात समझ में आई कि जो मिट्टी देने वाली एक बूढ़ी औरत थी, वो एक गरीब मजदूर थी। वो हर डेरी गांव में, हर एक गांव में वो मिट्टी देने का काम करती थी और मिट्टी देने के बाद कुछ लोग उसे खाना दे देते थे, चाय दे देते थे, उसमें से वो आधा बचा लेती थी और अपने पति के लिए नहीं, और उसके बाद अपने अच्छे या बुरे बारे में सोचने का समय ही नहीं था क्योंकि वो इतना व्यस्त रहती थी। तो यही इसके बारे में बताया है। तो बच्चों इसके नेक्स्ट टर्न में मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स और बाकी का चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी। तो आज हम अपना यहीं तक खत्म करते हैं। जय हिंद।